रांची में विराट झटका। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह और क्रिकेट एक्सपर्ट गौतम ललोत्रा भी मौजूद हैं, जिनसे हम रांची टेस्ट के पहले दिन के खेल पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरह से रांची में टीम इंडिया को विराट झटका लगा है। इससे रांची में टीम इंडिया की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट गौर से देखिए और इसके बाद हम चर्चा करेंगे। सीरीज की 4 पारियों में विराट ने महज 10 की औसत से अब तक 40 रन बनाए हैं। रांची में खेले गए 4 वनडे की 3 पारियों में विराट ने 261 रन बनाए हैं और इस मैदान पर उनका औसत 261 का रहा है। विराट ने यहां 1 शतक और 1 अर्धशतक भी जमाया है। तो उम्मीद तो है कि जल्दी ही इस चोट से उभरेंगे और बल्लेबाजी में जमकर हाथ दिखाएंगे, लेकिन उम्मीद को भी झटके लगते रहे। और टीम इंडिया को सिर्फ कप्तान कोहली की चोट का ही झटका नहीं लगा, बल्कि रांची टेस्ट के पहले दिन भारत को मैदान पर कई और झटके भी सहने पड़े लगे हैं, जिससे रांची टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ पहले दिन ही ढीली पड़ गई। कैसे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल ने टीम इंडिया को रांची टेस्ट के पहले दिन डबल शॉक दिया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रांची टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपना 19वां टेस्ट शतक जड़ा। मौजूदा सीरीज में स्मिथ का ये दूसरा शतक है, जबकि भारत के खिलाफ स्मिथ का ये 6ठा शतक है। वहीं रांची में शतक जड़ने के साथ ही स्मिथ पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बन गए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ 2 शतक लगाए हैं। डबल शॉक की रांची टेस्ट में जिस तरह से बैकफुट पर इस वक्त टीम इंडिया चली गई है, शुरुआत मनिंदर जी से करते हैं। मनिंदर जी, पहला दिन कुछ भी ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं हुआ। टॉस भी हाथ से गया, विराट कोहली मैदान छोड़ के चले गए और फिर उसके बाद स्मिथ और मैक्सवेल तो गजब का खेलते हुए दिख रहे हैं। तारीफ करनी होगी स्मिथ की, जिस तरह से उन्होंने अपना कैरेक्टर दिखाया। ये एक बड़े लीडर की क्वालिटी होती है, एक बड़े परफॉर्मर की क्वालिटी होती है कि प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होती चली जाती है। और स्मिथ के लिए मैं प्रेशर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले मैच में जो उन्होंने गलती की, उसकी माफ़ी मांगी, उसके बावजूद प्रेस उनको छोड़ नहीं रही थी। सो उन्होंने किस तरह से अपने आप को अप किया होगा, अपने कंसंट्रेशन को अप किया होगा, ये एक ख़ास बात थी उनकी। और दूसरी बात यह है कि भारतीय स्पिनर्स का मेरे को एक चीज़ अब रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि उनको जब तक पिच से मदद ना मिले, उनके पास वो आर्टिस्ट्री नहीं है, वो आर्टिस्ट नहीं है जो कि पुराने ज़माने में हुआ करते थे हमारे पास, या अनिल कुंबले और हरभजन सिंह भी हुआ करते थे। सो वो एक कमी भी खलती है इंडियन टीम को। अपना नाम भी उसमें शामिल कर सकते हैं। नहीं, ये मैं अपने जो पहले 4 दिग्गज थे और अनिल कुंबले और हरभजन, आई थिंक ये बहुत बड़े बॉलर्स थे और इनको अच्छी पिच के ऊपर भी ये जब बॉलिंग करते थे तो ऐसा लगता था कि कभी भी विकेट मिल सकती है। लेकिन इन दोनों को मैं देख रहा हूं कि जब तक पिच से मदद ना मिले, आर अश्विन की बात करें या जडेजा की बात करें, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये विकेट ले पाएंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ी कमी इंडियन टीम की बॉलिंग की है, जिनको हम बार बार खिलाते चले जा रहे हैं, वो है ईशांत शर्मा। मुझे नहीं समझ आता कि उनमें क्या नजर आता है कप्तान को या कोच को, या आप एक्सपीरियंस कह के उनको खिलाते चले जाते हैं। एक भुवनेश्वर कुमार जो बाहर बैठे हैं, आप उनको जब मौका देते हैं वो आपको विकेट्स लेके देते हैं, फिर आप उनको बाहर बिठा देते हैं ईशांत शर्मा के लिए। सो प्रॉबेबली ये एक वक्त ऐसा आ गया है इंडियन सिलेक्टर्स के लिए, इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए, कि थोड़ा सोच विचार करें और खिलाड़ियों को जिनको खिला रहे हैं, ऐसे खिलाड़ियों जो उनको ऐसी पिचेस के ऊपर भी। गौतम, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर टीम इंडिया के जो गेंदबाज है, खासकर स्पिनर की भी बात हो रही थी कि उन्हें जब तक स्पिनिंग ट्रैक नहीं मिले वो जलवे नहीं दिखा पाते हैं, आप भी सहमत हैं इससे? और जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं, क्या ये भी कहा जा सकता है कि पहले दिन की पिच है और वो अपने हिसाब से ज़्यादा खेले और आक्रमण को कमज़ोर किया? देखिए, अब ये होने लग गया कि पहले जब हम किसी को भी निमंत्रण देते थे अपने देश में खेलने के लिए, जैसे सर बता रहे हैं कि एक हमारे पास स्पिन का फोटे होता था, अपने घर में हम शेर माने जाते थे और इसका जो मेन दारोमदार होता था हमारे स्पिन बॉलर्स पे होता था। 90 के दशक पे अगर आप देखते थे तो अनिल कुंबले थे, उसके बाद कुछ हद तक हरभजन है। ये बोलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स जो है T20 की वजह से बॉल को ज़्यादा पुश करने लगे। जो फ्लाइट हम एक मनिंदर सिंह से देखते थे या बिशन सिंह बेदी से देखते थे, वो तो होता ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मदद ले रहे, मैं जडेजा को डिस्क्रेडिट नहीं करता, बट ये होता है कि बॉल को लेफ्ट आर्म एंगल से पुश करके विकेट के थ्रू वो मदद लेना चाहते हैं। दूसरा, मैं क्विक पॉइंट लाना पड़ूंगा ईशांत शर्मा का। हाँ जी, 60 मैच हो चुके हैं, बट अभी भी देखता है उनको आफ्टर जहीर खान ये बोला गया था कि सीनियर होते हुए इंडियन टीम पेस अटैक का उनको मेडल संभालना चाहिए था। बट देखा ये जा रहा है कि जो यंगस्टर्स है जो उनसे 5 साल बाद में आए टीम में, जैसे कि मोहम्मद शामी या उमेश यादव, उन्होंने अपनी स्किल्स में ज़्यादा नियंत्रण और काबू पाया है और अच्छे बॉलर्स के हिसाब से डेवलप हो रहे हैं।
ईशांत शर्मा के पास एक तो हाइट है और एक अच्छी फिजिक है, बट वो दिखता ही नहीं है। वो 3-4 ओवर के स्पेल के बाद वो विकेट से परचेज निकाल नहीं पाते। तो ये भारतीय टीम सिलेक्शन को दोबारा देखना पड़ेगा। सिलेक्शन कमेटी को भी देखना चाहिए और जो सपोर्ट स्टाफ है उनको भी देखना चाहिए कि क्या कुछ दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन मनिंदर जी, एक बड़े झटके की हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली मैदान छोड़कर चले गए। उन खिलाड़ियों में से नहीं है जो बहुत आसानी से मैदान छोड़कर जाए, चाहे जितनी भी इंजर्ड या चोटिल क्यों ना हो, लेकिन वो बाहर गए हैं। क्या यहाँ पर इसे गंभीर संकेत माना जाए? देखिए, ये कल सुबह ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है प्रिकॉशनरी ज़्यादा है कि क्योंकि पता है, सारी टीम मैनेजमेंट को पता है, विराट कोहली को भी पता है, पूरी टीम को भी पता है कि उनके ऊपर कितना बड़ा दारोमदार रहेगा। क्योंकि लेकिन वो मैदान पर खड़े रहते तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, राणे संभाल नहीं पाए।